कार में हूं सुशांत सिन्हा। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज को बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के हाथों किसी की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी और आज संसद में भी सवाल उठा और सरकार ने माना कि ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार के पास मॉब लिंचिंग के आंकड़े नहीं हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताया और घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के हवाले छोड़ी। क्या सोशल मीडिया भीड़ को उकसाकर हत्यारा बना रही है? हत्यारी भीड़ के सामने राज्य सरकारें बेबस क्यों हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, लेकिन अभी पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबर के प्रस्तुत करता है गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद। राष्ट्रीय पान मसाला, हम सबका फेवरेट राष्ट्रीय। पतंजलि नेचुरल हनी, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। कायाकल्प, IIL के कायाकल्प के साथ शुरू करें देश की मिट्टी को स्वस्थ बनाने का अभियान। और चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला। लोकसभा में कल मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट, शिवसेना ने समर्थन का किया ऐलान। उद्धव ठाकरे से अमित शाह ने की बात। भीड़ की हिंसा पर संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पहले भी होती रही है हिंसा रोकना राज्य की जिम्मेदारी। फेक न्यूज की वजह से बढ़ा है मॉब लिंचिंग। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अब तक 9 शव बरामद। राहत और बचाव का काम जारी। सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों पर FIR के आदेश दिए। लखनऊ में कारोबारी रस्तोगी बंधु की अवैध संपत्ति पर बड़ा खुलासा। अब तक की छापेमारी में 100 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद। चार साल पहले देश के दामन पर मॉब लिंचिंग का जो दाग लगना शुरू हुआ, उसकी सफाई कैसे होगी, यह सवाल अब बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइन जारी कर चुका है। केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ऐसी नौबत यूं ही नहीं आई। आपकी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें रखने जा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब देश में कहीं भी किसी को भी मारा जाना है। बस कोई अफवाह फैलाने भर की देर है। अफवाह की शक्ल कुछ भी हो सकती है। सोशल मीडिया का कोई फर्जी वीडियो, कॉपी पेस्ट करके बनाया गया कोई मैसेज या फिर फोटोशॉप करके बनाई गई कोई तस्वीर। बाकी का काम हत्यारी भीड़ खुद कर लेती है। क्योंकि मॉब लिंचिंग के पीछे कोई धार्मिक या भावनात्मक कहानी जोड़ दी जाती है, इसलिए हत्यारों का समर्थन करने के लिए भी एक भीड़ तैयार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए 2 दिन पहले ही कह दिया था कि संसद मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाए। आज लोकसभा में मॉब लिंचिंग पर चिंता जताई गई। विपक्ष के सवाल के जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भीड़ को हत्यारा बनाने की करतूत सोशल मीडिया की। Very serious issue I am pointing out. Yes. I would like to request the government to secure the democratic environment in the country. Last 2-3 days before, Swami Agnivesh has been brutally attacked in Jharkhand. Swami Agnivesh has been what we have done. Right. Then the minister in the Jharkhand himself is justifying that attack. Nobody has been taken into custody. No case has been taken. Is this the rule of law? Madam, the targeting people, those who have different view become of the daily affair. Right. Because why this is happening? The government people are supporting. सच है कि देश के कई भागों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि कई लोगों की जाने गई। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में ही लिंचिंग की घटनाएं इस देश में हुई हैं। लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। मैं अपनी सरकार की तरफ से भी उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। अफवाहों के आधार पर होती हैं, संदेह पर के आधार पर होती हैं, फेक न्यूज होती हैं, उनके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर जो है प्रभावी वह कार्रवाई करें। ये कह रही है कि वो गंभीर है, लेकिन वो उसका ये भी कहना है कि ये सारे मामले जो हैं वो फेक न्यूज की वजह से होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया का अहम किरदार होता है। और इसलिए महाबहस के सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज हम उठा रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या भीड़ को उकसाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया जिम्मेदार है?
दूसरा अहम सवाल यह कि हत्यारी भीड़ पर काबू पाना सिर्फ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है क्या? केंद्र का क्या इसमें कोई किरदार नहीं? क्या भीड़ तंत्र का महिमा मंडन करने वाले दोषी नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी? क्या सरकारों ने अपना फर्ज नहीं निभाया? दोष सिर्फ वायरल वीडियो का है या जहरीली विचारधारा का भी है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे महाबहस में, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हैं, मुकेश नायक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ अतुल अंजान जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं। मनोहर मानव हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट बंधुआ मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं, और विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जो मॉब लिंचिंग का मसला इतना गंभीर है अदालत की नजर में कि अदालत को यह कहना पड़ा कि आप जो है इस मामले में गाइडलाइंस लाइए और बनाइए और ये कीजिए, वो मसला पिछले 4 साल में ऐसी कई घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है कि उसको लेकर कोई डेटा ही केंद्र सरकार के पास नहीं है? एनसीआरबी कोई डेटा नहीं रखता है मॉब लिंचिंग को लेकर, ऐसा क्यों? सुशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मुझे लगता है कि आप मुझे इसका जवाब देने का पूर्ण अवसर देंगे। बिल्कुल। मॉब लिंचिंग के संदर्भ में सिर्फ 2014 से मॉब लिंचिंग शुरू की, ये जो राजनीतिक विमर्श पैदा किया जा रहा है, ये अपने आप में एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र उन्हीं लोगों द्वारा रचित है जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को परोक्ष अपरोक्ष रूप से पूर्ण समर्थन देकर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटना 1984 से बड़ी क्या हो सकती है कि एक समाज का आक्रोश इतना व्यक्त हुआ कि जिनोसाइड में प्रकट हुआ, लोगों ने को एक धर्म विशेष का समझा और उसकी भयंकर तरीके से मृत्यु की, और जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग का नेतृत्व किया उनको वर्षों तक जो है बड़े बड़े पद दिए गए। खैर, उन बातों को छोड़कर हम आज का जो वर्तमान है इन मॉब लिंचिंग पर आए, तो जो व्हाट्सएप का मैसेज चल रहा है, उस व्हाट्सएप के मैसेज का जिसके आधार पर बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ी है और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे देश में मॉब लिंचिंग की अलग अलग घटनाएं हुई, कर्नाटक में घटना हुई, नॉर्थ ईस्ट में घटना हुई, उत्तर प्रदेश में घटना हुई, इस तरह की घटनाओं के जो केंद्र में जो वीडियो है वो वीडियो पाकिस्तान से जनरेटेड है, जहां से शुरू होता है। अब पाकिस्तान से जनरेटेड एक वीडियो के आधार पर कहीं पर बेशुमार हिंसा हो रही, जो समाज की हिंसा कहीं से भी अमान्य है। हम इस देश को मोमोक्रेसी में तब्दील होते हुए नहीं देख सकते। कहां से जनरेट, लेकिन उस पर 2014 इस पर मैं अलग से आऊंगा। मेरा पहला सवाल जिसके लिए आपने समय मांगा था उसका जवाब नहीं मिला कि अभी तक 4 साल में आपकी सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर अगर गंभीरता दिखाई थी तो कोई डेटा क्यों नहीं है? क्या प्रेम शुक्ला या जैसे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कल राज्यसभा में कहा, एक आंकड़ा दे सकते हैं 4 साल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहां कहां हुई, क्या क्या हुआ उसमें, उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या हुआ, क्या कोई डेटा है आपके पास? एनसीआरबी देखिए, मैं सिर्फ मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं देखिए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं 1947 से उसके पूर्व से लगातार होती आई हैं। अमेरिका में तो 1862 से 2005 की घटनाओं पर संसद ने बाकायदा क्षमा प्रार्थना की, भारत में भी होती रही। लेकिन एनसीआरबी जो डाटा आज से नहीं बन रहा है, एक लंबे समय से बन रहा है, उसमें मॉब लिंचिंग के लिए अलग से क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए कोई डाटा कोई स्टेट बना नहीं रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस देश में तो टैक्स चोरी भी सालों से हो रही थी, मोदी जी ने कहा हम नहीं होने देंगे, उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स किए, जीएसटी लाई, उन्होंने नोटबंदी करके काला धन जो है उसे खत्म करने की कोशिश की, जो इस देश में सालों से था। तो मोदी जी सालों की परंपरा बदल रहे हैं, तो जो मसला इतना गंभीर है उसके लिए एनसीआरबी से क्यों नहीं कहा कि आप मॉब लिंचिंग का डेटा मेंटेन कीजिए? मुख्यमंत्री राजनीतिक उसी पर आ रहा हूं। सिन्हा जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। नहीं, एनसीआरबी का डाटा मेंटेन करने के लिए उसके लिए एक प्रक्रिया सेट है, और वो प्रक्रिया जब डिमांड करेगी, टैक्स की प्रक्रिया एक सेट डिमांड की, जीएसटी पर वर्षों चर्चा हुई, तो अटल जी की सरकार में चर्चा प्रारंभ हुई, आज आकर किया। एनसीआरबी पर आपने चर्चा मॉब लिंचिंग की घटना पर हुई है, वो कालांतर उसमें समाहित होगी। समाहित जिन लोगों ने नहीं किया और जिस कारण नहीं किया, सबसे अधिक मॉब लिंचिंग कहां हुई? पश्चिम बंगाल। सबसे मॉब लिंचिंग कहां हुई? केरल। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, केरल में मॉब लिंचिंग के कारण इसमें अपना किरदार निभाना चाहिए था, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तो है। अतुल अंजान साहब, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। अतुल अंजान साहब मुझे ये बताइए, अतुल अंजान साहब मुझे ये बताइए, एक तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है
कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, या इसमें राज्य सरकारों की विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता है और पूरे सिस्टम की विफलता है? देखिए सुशांत जी, इसमें मैं क्या कुछ कहूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर जो 46 से लेकर 52 बिंदु रखे हैं, उनमें तो राज्य सरकारों को निर्वस्त किया है और केंद्र सरकार को भी निर्वस्त कर दिया। और जो मॉब की ये जो भीड़ के द्वारा ये जो आयोजित और प्रायोजित हिंसा है, ये आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से हो गई, कहीं बाहर से फोटोग्राफ आ गया उससे हो गया, और ये सारे के सारे लोग, ये तो सब मालूम पड़ गया ना। आपने क्या किस तरह का माहौल बनाया। स्वामी अग्निवेश जी को पाकुड़ में जिन लोगों ने मारा, वो झंडा लेकर घूम रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा था, उसके अंदर और आरएसएस के लोग थे, वही तमाम बातें कर रहे थे। जो मॉब तो बच गया स्थानीय लोगों के, जो मजबूत किस्म के आदिवासी उसके अंदर घुस गए, वरना तो कल परसों उनका भी मॉब लिंचिंग हो जाता। ऐसे ही काम हुए रामगढ़ में, झारखंड में, ऐसे ही काम हुए उत्तर प्रदेश में। सर अभी कर्नाटक में भी हुआ, जहां पर बच्चों को टॉफी बांट रहे थे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उनको मॉब लिंचिंग हो गई ये कहते हुए कि भाई वो बच्चा चोरी करने वाले हैं। तो ये किसी एक बोल रहे तो बोलिए आप, फिर नहीं आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रधान, नहीं रुकिए सुनिए सुशांत जी, हाँ। आप बोलिए, छोड़िए, हटाइए, लीजिए, बोलिए। अरे भाई आपको बोलने तो दे रहा हूं। निकालिए। यही सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछा, उन्होंने तो टॉक बैक नहीं निकाला। बड़ी असहनशीलता है भाई, सवाल सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। डिबेट में आए या सिर्फ अपनी रैली करने आए? मत कीजिए, हटा दीजिए इनका फ्रेम, हटा दीजिए, जाना जाइए। ठीक है, लिंचिंग के जिम्मेदार है। ठीक है, हटा दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मत बोलिए। इन लोगों को ऐसा लगता है रैली करने आए हैं और खाली मूक दर्शक बन के एंकर जो है वो सुनता रहे और इनको बोलने दे। फ्रेम हटा दीजिए उनका, छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे ये बताइए मनोहर मानव जी कि क्या ये सोशल मीडिया की गलती है, परेशानी है, जो कुछ भी स्वामी अग्निवेश के साथ हुआ उसके लिहाज से अगर बात करें, या फिर इसमें कहीं ना कहीं सोच, जो जहरीली सोच है, उसका असर आपको दिखता है? सच पूछिए तो ये जब घटना पाकुड़ में हो रही थी, उस दौरान मैं और स्वामी अग्निवेश जी वहां पर पाकुड़ में आदिम जाति के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए गए थे। ठीक। और जिस तरह से वहां भीड़ ने हमला किया, वो हम केवल भीड़ का नाम नहीं दे सकते हैं, वो एकदम से प्रायोजित भीड़ थी। और इस पूरी घटना के 1 घंटा तक वहां हमलावर बैठे रहते हैं, पुलिस देखते रहती है, गिरफ्तार तक नहीं करती है, एक अनौपचारिक रूप से गिरफ्तार करती है और फिर कुछ ही मिनटों में उन सारे अपराधियों को छोड़ देती है। तो मैं मानता हूं कि ये जो मॉब लिंचिंग था, इसका एक दृश्य था, और जिस दृश्य की संज्ञा हम झारखंड सरकार के रूप में दे सकते हैं, झारखंड की सरकार ने प्रायोजित करके इस तरह की मॉब लिंचिंग कराई है। और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन यह गाइडलाइन जारी करता है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताते हुए, संविधान को धत्ता बताते हुए, इस तरह की घटना का होना अपने आप में बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला घटना है। भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में संवाद की पद्धति रही है, लोकतंत्र में बातचीत की पद्धति रही है, लेकिन यहाँ बातचीत न होना, सच पूछिए तो लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, अग्निवेश वाले मामले में कोई सोशल मीडिया का मैसेज नहीं, ठीक है, वहां से आप कह सकते हैं कि प्लान्ड तरीके से जो है वो चीजें की गई और वहां लोग पहले से तैयार थे कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें, जहां बच्चा चोरी की घटना, जैसे मैं अभी कर्नाटक वाला मसला बता रहा था तो अतुल अंजान साहब बिफर गए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कर्नाटक में या दूसरे हिस्सों में भी, देश के अलग अलग हिस्सों में ये हो रहा है, जहां बच्चा चोरी की घटना सामने आती है, और मैंने डेटा निकाला, मुझे ये लगा कि कई बार ये लोगों तक बात फैलती है कि सिर्फ गाय लेके जा रहे थे, बीफ का मांस था, इसलिए मुसलमानों को मारा गया। तो इसको लेकर मैंने एक रिसर्च की, तो चूंकि एनसीआरबी का डेटा नहीं है, मुझे अलग अलग न्यूज साइट से जो जानकारी मिली कि पिछले 4-5 साल में 128 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए, जिसमें 52 जो हैं वो मुसलमानों के साथ हुए और बाकी जो थे वो हिंदुओं के साथ या दूसरे लोगों के साथ हुए। ठीक है, और मैं हिंदुओं का नाम बताऊं, जतिन दास हैं, सिंधुबाई गिरे हैं, गजानन गिरे हैं, भारत भोसले, दादाराव भोसले, शांता देवी, सुकांता, गोपाल साहू, शिवाजी शिंदे। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर जगह हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा है।
किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं है। लेकिन इसमें कई बार बच्चा चोरी का मामला है, कई बार बीफ का मामला है। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये वाकई जहरीली सोच का मसला है या फिर लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है इस सोशल मीडिया को कैसे टैकल करना है, चीजें पहुंचती हैं, उनको लगता है ये सही है और वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे प्रमुख बात जो आपने कही, एक आज जहरीली सोच पूरे समाज में विकसित करने का काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। हमें लगता कौन है कर रहा है ये, एक तो जब भी मॉब लिंचिंग इस तरह की हो रही है, कुछ ज्यादा जहां जहां हो रही है, पहलू खान और इस तरह के कई मॉब लिंचिंग हुए, उस मॉब लिंचिंग में आपने देखा होगा कि पूरी तरह से एक ऐसे सोच के लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि ये सही ये है। आप देखिए, ये मैं मानता हूं कि जब इसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है, चाहे वो जयंत सिन्हा वाली तस्वीर हो, किसी के तो मामला गड़बड़ा जाता है। मुझे ये बताइए तिवारी जी, आपके हिसाब से ये कितना सोच का मामला है और कितना सोशल मीडिया का मामला है? कि भाई सोशल मीडिया, चूंकि अभी इस देश में मोबाइल सबके हाथ में आना शुरू हुआ है, हर गांव तक, हर गरीब तक सबके पास पहुंच रहा है, और वहां लोग फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मसला जो है वो फेक है, कौन सा असली है, और इसलिए इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखो सुशांत जी, जब तक एक तरफा बात होती रहेगी, जब तक, चाहे शुरू से लेकर आखिर तक, तब तक मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा। जब तक एक तरफा होगा, जब तक, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि एक डिस्कोर्स रहना चाहिए, बातचीत का मामला रहना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि आप नक्सली घटनाएं होती हैं आदिवासी क्षेत्रों में, आप जानते होंगे, और वो नक्सली मारते किसको है? शहर में आकर किसी मंत्री को नहीं मारते हैं, शहर में आकर किसी बड़े आदमी को नहीं मारते, वहीं के गरीब लोगों को मारते हैं, उन्हीं गांव के गरीब लोगों को मारते हैं। और कौन मारते हैं? नक्सली मारते हैं। नक्सलियों को सहायता कौन देता है? अग्निवेश जैसे लोग देते हैं। अग्निवेश जैसे लोग जब देंगे तो वो जो गांव के लोग, एक मिनट मेरी बात, आप बोल रहे थे बिल्कुल मैं चुप था, जब गांव के लोग, वो जो गरीब लोग हैं, उनके यहां तो ताकत तो है नहीं, उनके यहां तो कोई पावर तो है नहीं, पावर किसके? हमारे पास। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मतलब आपने जिन लोगों ने अग्निवेश को मारा उनको जस्टिफाई कर? नहीं, मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करके आप कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए सर, मैं ये कह रहा हूं, आपने एक लाइन बोली कि अग्निवेश नक्सलियों की मदद करते हैं, मैं कह रहा हूं, उनको बुक करके जेल में डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे अपनी जबान पर भी काबू होना चाहिए, और अगर मेरी जबान से आम पब्लिक को कोई इस प्रकार, देखो शासन अपना काम करेगा, जो गलत काम करता है शासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि या तो अगर आप कह रहे हैं कि स्वामी अग्निवेश नक्सलियों की मदद करते थे, तो अभी बहुत सारे लोग आपने देखा जो पकड़े गए, जिनको नक्सलियों की मदद करने के लिए लिटरेचर मिल जाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि स्वामी अग्निवेश ऐसा करते हैं? और अगर है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको जेल में डाले, करके सामूहिक बात उनको पकड़ के सड़क पर पीट देना कोई तरीका थोड़ी है। समर्थन करता है, उनके समर्थन में बोलते हैं, समर्थन कोई नहीं कर सकता सर, कोई पत्रकार भी ये बोल सकता है कि वहां पर उसके साथ गलत हुआ तो ये ठीक नहीं है। बताइए, नक्सलियों, जो नक्सली वहां के भीड़ थोड़ी मार देंगे सर, आम लोग नहीं। देखिए भीड़, जब आप कोई बात बोलते हैं, मैंने पहली बात कही है कि कोई भी इस प्रकार की घटना उसको समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती क्यों हैं उसके पीछे जाना चाहिए। अगर उसके पीछे नहीं जाएंगे तो केवल हम सतही, केवल फल और ऊपर। मुकेश नायक जी, मुझे ये बताइए, मुकेश नायक जी, इस देश में बहुत सारे लोगों ने सालों साल तक, कश्मीर में जब सेना के लोगों पर पत्थर फेंके गए तो उसमें युवाओं के पीछे की सोच देखने के लिए कहा, जब नक्सलियों ने कुछ किया हमला तो उसके पीछे सोच देखने के लिए कहा। आज तिवारी जी जैसे लोग कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे की सोच देखिए। क्या ये बहुत डरावना नहीं है कि ऐसी चीजों के पीछे सोच देखिएगा तो कल को आप फंसिएगा या मैं फंसूंगा, या हो सकता है तिवारी जी भी फंसे कहीं? उन तमाम घटनाओं के पीछे भीड़ का मनोविज्ञान, अविवेक, उपद्रव, सोच की कमी, विवेक की कमी और ये विशुद्ध कानून व्यवस्था को अपने पैरों से रौंदने का मामला है, चाहे किसी भी राज्य में हो। इस तरह का जो भीड़ तंत्र है इतनी बड़ी आबादी के देश में, ये बहुत डरावना है, किसी के हित में नहीं है। अभी हमारे मित्र त्रिपाठी जी कह रहे थे कि नक्सलवादी गांव के लोगों को मारते हैं। मैं उनको जीरम घाटी की एक घटना छत्तीसगढ़ की सर मैं आपके पास, चूंकि आपकी घटना जो है थोड़ी लंबी होगी, मैं थोड़ा सा आपके पास आऊंगा क्योंकि एक ब्रेक के लिए
मनोहर मानव वाइस प्रेसिडेंट बंधुआ मुक्ति मोर्चा और विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। अतुल अंजान भी हमारे साथ सीपीआई के नेता थे, लेकिन वो शो छोड़कर चले गए बीच में। लेकिन अब तक इस बहस में हुआ क्या है वो आपके लिए मैं जरा स्क्रीन पर रखना चाहता हूं कि किसने क्या कहा, वो आपको पता चल जाए। अतुल अंजान सीपीआई नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है, लेकिन जैसे ही उनको कर्नाटक का मसला याद दिलाया कि कैसे वहां टॉफी देने के नाम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पीटा गया, मॉब लिंचिंग हुई, तो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा मॉब लिंचिंग 2014 से पहले से भी होती रही है, सरकार इसको लेकर गंभीर है, ये उनका कहना। इसी महाबहस में स्वामी अग्निवेश पर हमला सुनियोजित मॉब लिंचिंग है, ये मनोहर मानव ने। विजय शंकर तिवारी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग पर एक तरफा बात से हल नहीं निकलेगा, दूसरों का भी पक्ष क्या है वो समझना होगा। मुकेश नायक जी, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाया था। अपनी बात भी रखें और दूसरा ये भी बताएं कि जो तर्क है प्रेम शुक्ला जी का कि ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग 2014 के बाद से ही हो रही है, इस देश में पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है। अगर वाकई सरकारें इतनी गंभीर रही तो मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस या यूपीए सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया, कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं लाई, डेटा मेंटेन हो ये व्यवस्था क्यों नहीं की? ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है। कभी भी इस तरह की गतिविधि हो उसको कोई समर्थन कैसे कर सकता है, चाहे अतीत में हुई हो, चाहे आज हो रही हो या भविष्य में होंगी। ऐसी घटनाओं को कौन समर्थन दे सकता है? देखिए, विशुद्ध रूप से कानून व्यवस्था मेंटेन करना स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य की सरकारों को जिन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं वहां अपनी कानून व्यवस्था ठीक रखना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं 2 दिन पहले भोपाल आया हूं। रास्ते में एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। मैंने 2 घंटे का सफर 13 घंटे में पूरा किया। कोई एक पुलिस वाला भी नहीं था कि वहां ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सके। दूसरी चीज, जो भीड़ जुलूस निकाल रही थी वो किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को धक्का देके गिरा देती थी, बगल में खड़ी गाड़ियों पर डंडा मारते हुए जा रहे थे। और 2 ऐसे अप्रिय दृश्य मैंने देखे कि एक नौजवान को 5-7 लोग पीट रहे थे। तो मेरे बगल से एक लड़का निकल के गया और ये कहता हुआ कि ये क्या हो रहा, कौन है, और वो भी जाके उसको मारने लगा। जब लौट के आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन था, क्या हो रहा है, इसने क्या गलती करी? कहने लगे मैं नहीं जानता ये कौन था। उन्हें ये नहीं पता है कि ये कौन था और जाके उसको मार रहे हैं। ये किस तरह का परिदृश्य है, किस तरह का वातावरण जानना चाह रहा हूं सर, आपने खुद भी माना कि ये राज्य सरकारों का मसला है, कानून व्यवस्था, तो फिर विपक्ष इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों घेरता है? अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, तो वहां की सरकारें कुछ क्यों नहीं करती? इसलिए इस सरकार को बोलते हैं लोग, क्योंकि जिस तरह का धार्मिक उन्माद सड़कों पर दिखाई देता है, 4-4 किलोमीटर की चुनरी चली जा रही है। अब 4 किलोमीटर की चुनरी चली जा रही है, पीछे जितना ट्रैफिक है सड़क पर वो उसको जहां जाना हो जाए। सड़कों पे होलियां जलाई जा रही हैं, सड़कों पर प्रतिमाएं रखी जा रही हैं, प्रतिमा रखते समय जुलूस, प्रतिमा विसर्जन करते समय जुलूस। पर ये तो सालों से हो रहा है सर, चलना मुश्किल हो गया है। कांवड़िए जाते हैं और पूरे सीजन में क्या होता है सबने देखा है के लिए। ये 4 साल में थोड़े ही हो रहा है कि कांवड़िए धर्म वहां पे मूर्ति रख दी गई, ये तो हर साल होता है। अरे भाई, हर साल होता है। मैं किसी एक कार्यकाल को इसमें दोषी थोड़ी ठहरा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये धार्मिक उन्माद किसी भी वक्त हो, किसी के समय हो, ये सड़कें यातायात के लिए है। इस तरह की गतिविधियों का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, अभी बार बार बीजेपी के नेता जब बीजेपी किस तरीके से देश भर में फैली है इसका गुणगान करते हैं तो बताते हैं कि बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार देश में 21 राज्यों में है। अगर ये मसला वाकई राज्य सरकारों का है तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप देश के लगभग 21 राज्यों में हैं, तो आपने वहां पर क्या किया? और आपके मंत्री जाकर अगर कोई किसी को बेल मिल जाए तो उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। ये तो और प्रोत्साहन देने वाली बात हो गई। देखिए, संकट तो ऐसा है कि इस देश में मॉब बर्निंग हुई और धर्म के नाम पे मॉब बर्निंग हुई। कुछ लोग जो हैं
अयोध्या से लौट रहे थे, इस अपराध में गोधरा में 54 लोग को जलाकर मार डाला गया और बगल की सरकार से कहा कि जरा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जरा पुलिस भेज दें, तो नानावटी कमीशन कहता है दिग्विजय सिंह पुलिस भेजने को तैयार नहीं हुए और उस पर जो है गोधरा के जो हत्यारे थे उनके साथ आज तक खड़े रहे, आतंकवादियों के साथ आज तक खड़े रहे। किसी भी अपराधी का कभी सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को जब तक वो सिद्ध नहीं होता कि अपराधी है तब तक उसका सामाजिक तिरस्कार। तो फिर तो यासीर मलिक को जिन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेबल पे बैठाया उन सबको तो कठोरतम दंड दिए जाने की आवश्यकता है। मेरा सवाल ये था, लेकिन जो लोग जो है हिंसा को मानस में रखते हैं और हिंसा को कालखंड के हिसाब से, सरकार के हिसाब से विभाजित करते हैं, वो अत्यंत गलत है। हमें निश्चित तौर पर हमने जो है जहां पर भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं वहां पर मॉब लिंचर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक भी घटना आप नहीं बता सकते कि जहां मॉब लिंचर्स को कार्रवाई के अभाव में बता रहे हैं कि वहां पर स्वामी अग्निवेश को जिन लोगों ने पीटा उनकी मदद के लिए स्वामी अग्निवेश की मदद के लिए पुलिस नहीं आई और जब आई तो पीटने वाले वहीं बैठे, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्य। पुलिस को पहुंचना चाहिए अगर किसी ने नहीं, अगर पुलिस भी दोषी है तो भी कार्रवाई की पात्र है। किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो दोषपूर्ण है, लेकिन संकट तो यह है कि सेना पर पत्थर फेंकने वालों को अग्निवेश तालियां बजाकर उनका सत्कार करते हैं। न जो दूसरे ताली बजाएंगे तो भीड़ थोड़ी पीट देगी सर। महात्मा गांधी कहते थे, मैं महात्मा गांधी के संदर्भ में बहुत समीचीन। मुझे ये बताइए, अगर ये सरकार वाकई इतनी गंभीर है मॉब लिंचिंग के मसले को लेकर, जयंत सिन्हा ने जब मालाएं पहनाई, फोटो खिंचवाई, उन पर क्या कार्रवाई उठती है? लेकिन फिर भी अग्निवेश पर जिस किसी ने कानून हाथ में लिया वो जो है वो दोषी का पात्र है। अरे तो झारखंड में तो आपकी सरकार है, प्रियंका दोषी का पात्र हम निंदा करते हैं, इसको सुन के हम क्या करेंगे? कराने गई थी प्रियंका गांधी जो है राजीव गांधी के, सुन लीजिए इसे, मैं उसी की बात करो ना। हिंसा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? राजीव गांधी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनकी हत्या करने वाली उसके साथ भोजन करने जेल में विशेष करके एनडीटीवी को लेकर गई। आप कृपा करके बताइए, क्या आप जब तक कोई अभियुक्त है तब तक उसको अस्पृश्य घोषित करके क्या दंड दे देना चाहते हैं? क्या आप जो है इस तरह की लिंचिंग शुरू कर देंगे? ये भी एक प्रकार की लिंचिंग है। अग्निवेश जी पर जिस किसी ने हमला किया है वो दोषी को ढूंढना, कार्रवाई करना स्टेट का दायित्व है, लेकिन अग्निवेश पर हमला हुआ इसलिए जो मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। राम जेठमलानी पर चंद्रशेखर जी के घर के बाहर इसी तरह का हमला हुआ, तो क्या आप कहेंगे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं, मॉब लिंचर्स के सपोर्टर थे? तो इस तरह का तर्क जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश नायक जी, कर्नाटक में घटना कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप सत्ता में हैं, वहां क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे देश सीखे कि भाई कर्नाटक ने जो किया वही हमको भी करना है? बिल्कुल नहीं करना है, दुर्भाग्यजनक है। और कर्नाटक में जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अतीत की किसी गलत उदाहरण को सामने रखकर आज की अराजकता को जस्टिफाइड करना ये बिल्कुल ना तो नैतिकता है और ये अपने बोलने का की जो क्षमता ईश्वर ने दी है उसका दुरुपयोग है। और शुक्ला जी वही कर रहे हैं। ये विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें इतनी अप्रासंगिक बात आज नहीं करना चाहिए। अराजकता को सुराज में परिवर्तित किया है नायक जी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दे रहा हूं जो ना हुआ हो। पूरा देश देख रहा है। उदाहरण क्या होगा कि गोधरा में 54 लोगों को जलाकर मार डाला गया। आज दिन तक जिन परिवारों को जलाकर मारा गया, आपने गोधरा में जो लोग ट्रेन के अंदर जिनकी मौत हुई, उसको लेकर जो बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट है वो कहती है वो आग अंदर से लगी थी। अयोध्या से कोई चला गया। सोचिए ना, मौत की इससे बड़ी क्या हो सकती है? शुक्ला जी आपने बोल लिया, कृपा करके मुझे बोल लेने दे। बोलिए नायक जी, बीच में इंटरप्ट ना करें, मुझे अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दे। मुझे अच्छा लगा, बोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत है नायक जी, स्वागत है। देखिए, पूरे देश में जिस तरह की ये घटनाएं बढ़ी हैं, स्वामी अग्निवेश की घटना तो एक प्रतीकात्मक है। आज वेद प्रताप वैदिक जी का एक लेख आया है जागरण अखबार में, अगर आप पढ़ लें तो वो इतना विचार उत्तेजक लेख है। उसमें देश की समस्त घटनाओं को लेकर उन्होंने बहुत चिंता प्रकट की है और उन्होंने कहा है कि सड़क पर किसी की भी पगड़ी उठाल देना। और स्वामी अग्निवेश तो तमिल भाषी होने के बावजूद जितना हिंदी का प्रचार, नायक जी, जितना नहीं, मुझे ये बताइए, कर्नाटक हो या झारखंड हो,
ये मसले रुकेंगे कैसे? ये मॉब लिंचिंग रुकेगी कैसे? क्या उपाय है? छोटे में बताइएगा, मैं बाकियों की भी राय लूंगा। ये राज्य सरकारों को रोकना चाहिए, सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को काबू में लाना चाहिए, इन पर मुकदमे रजिस्टर्ड करना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। ठीक है, तिवारी और प्रशासन को अपनी मनोवैज्ञानिक उपस्थिति बहुत शक्तिशाली ढंग से दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, छोटे में जवाब दीजिए। तुष्टीकरण अगर बंद हो जाएगा, तुष्टीकरण बंद मतलब किसी एक को खुश करने के लिए किसी दूसरे को नाराजगी का बिल्कुल नहीं देखना, अगर होता रहेगा, मैं बस 10 सेकंड में जवाब बताता हूं। 2004 से 2014 तक 152 इस प्रकार की घटनाएं, लिंचिंग की घटनाएं हुई, लेकिन ये तहसीन पूनावाला जी ने केस डाला था, ये 2014 के पहले नहीं डाला उन्होंने, वो पहले भी उस संगठन जुड़े हुए थे, क्योंकि उसके बाद कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं आई जिनमें हिंदू आगे थे। पहले क्या था, हिंदू पिटने वाला था, हिंदू आगे आ गया, इसलिए उसको बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया। इसका उपाय ये है कि सरकार संविधान से चले, किसी दल का होकर ना चले। जब सरकार दल का होकर चलेगी, छोटा सा रिएक्शन, इसका उपाय क्या है? ये कैसे रुकेगा? जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन हो क्या रहा है? कैसे रुकेगा ये? समाज, सरकार, संविधान सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है, सबका उत्तम जो है ढंग से निर्वाह होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट एक कानून तक नहीं बना सके और क्षमा मांग ली। भारत में कम से कम इतनी जीवंतता है कि हम सारे लोग मिलकर एक सामूहिक हिंसा के विरुद्ध खड़े हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं सरकार जो है वो लिंचिंग के आंकड़े भी कम से कम मेंटेन करना शुरू करे, ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पत्रकारों को ढूंढ कर कहां एफआईआर हुई और क्या हुआ, ये ढूंढ कर ना निकालना पड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।